गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम चर्चा करेंगे 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। अध्याय 3 कक्षा 11 के जो स्टूडेंट हैं इतिहास के वो ध्यान देंगे। इस पाठ में हम बच्चों अध्ययन करेंगे कालक्रम जो है लगभग 1000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। इसके अलावा इसमें बच्चों हम अध्ययन करेंगे महत्वपूर्ण तिथियां हैं। इसके अलावा 3 महाद्वीपों में जो फैला हुआ साम्राज्य है उस साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। साम्राज्य का आरंभिक काल, 3री शताब्दी का संकट, लिंग, साक्षरता, संस्कृति, आर्थिक व्यवस्था, श्रमिकों पर नियंत्रण, सामाजिक श्रेणियां, परवर्ती पुराकाल, काल रेखा और सारांश आदि के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करते हुए बच्चों 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी 6ठी ईस्वी तक ईरानियों ने असीरिया के साम्राज्य के अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण कर लिया था। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है बच्चों ईरान और असीरिया के साम्राज्य की विश्व पटल पर जो राष्ट्र हैं ईरान, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो स्थल मार्गों के साथ भूमध्य तटवर्ती क्षेत्रों में व्यापारिक संबंधों का विकास हुआ। तो इन दोनों राष्ट्रों के बीच बच्चों भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के साथ जो है व्यापार बढ़ता चला गया। स्थल मार्गों के साथ जो ये विकास हुआ इससे व्यापार में सुधार हुआ तथा यूनानी नगर एवं उनकी बस्तियों को लाभ हुआ। जब एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच व्यापारिक संबंध हुए तो यूनानी नगरों और उनकी बस्तियों को उससे लाभ पहुंचा। तो यूनान के 2 प्रमुख राज्य थे बच्चों एथेंस और स्पार्टा। एथेंस में जनतंत्रवाद का विकास हुआ अर्थात जनता का शासन। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जनता का शासन क्या होता है, जिसमें जनता की भागीदारी होती है। परंतु स्पार्टा में निरंकुशवाद का 490 से 448 ईस्वी तक यूनान एवं ईरान में अनेक युद्ध हुए, अर्थात उनमें आपस में जो है युद्ध चलते रहे। मैराथन के युद्ध में ईरान ने अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि की। अनेक प्रयासों के बावजूद ईरान यूनान पर आधिपत्य नहीं जमा पाया, अर्थात अपना अधिकार स्थापित न कर सका। 4th शताब्दी ईसा पूर्व में के उत्तरार्ध में यूनानी राज्यों में मैसिडोन राज्य के राजा ने अनेक सैन्य अभियानों द्वारा उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया व ईरान एवं भारत में व्यास तक के क्षेत्रों पर अपने अधिकार जमा लिया या अपनी सत्ता को बच्चों स्थापित कर लिया था। तो उस समय बच्चों मगध की शक्ति अन्य कारणों से उसके सैनिकों ने आगे और पूर्व में जाने से मना कर दिया। तो एक नाम आपने बच्चों पहले ही सुना होगा, सिकंदर। तो सिकंदर के सैनिक पीछे मुड़ गए और यूनानी इस क्षेत्र में हार गए। तो सिकंदर के आक्रमण से पूर्व पूरे क्षेत्र में जो संस्कृतियों और आदर्शों का आदान प्रदान हुआ, अर्थात यूनानियों और भारतीयों की संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, कि उससे नई संस्कृति का उदय हुआ। पूरे क्षेत्र का यूनानीकरण सा हो गया। सिकंदर के साम्राज्य की राजनीतिक एकता उसकी मृत्यु के पश्चात विखंडित हो गई। सिकंदर ने भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की, लेकिन उसके बाद जो है वहाँ की एकता समाप्त हो गई, राजनीतिक एकता। इसके 3 शताब्दी तक यूनानी संस्कृति का इस क्षेत्र में बच्चों महत्वपूर्ण स्थान रहा। इस क्षेत्र के इतिहास में प्राय यह काल यूनानी काल कहलाता है। सिकंदर के साम्राज्य के विघटन का लाभ उठाते हुए रोम के मध्य इतालवी नगर राज्य के छोटे से संगठित सैन्य बल ने 2री शताब्दी के उत्तरी अफ्रीका एवं पूर्वीय भूमध्य सागर तक अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। दूसरा कालक्रम 2 के तहत जानेंगे
100 ईसा पूर्व से 1300 ईस्वी तक का काल कैसा रहा। इस काल का केंद्र बिंदु राज्य एवं साम्राज्य था। इसमें बच्चों रोमन साम्राज्य बहुत बड़े थे एवं 3 महाद्वीपों में फैले हुए थे, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों तक फैला हुआ शासन था। इस काल में प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का उदय भी हुआ। बौद्धिक जो गतिविधियां थी उनसे जुड़ी अनेकों संस्थाओं का उदय हुआ। पुस्तकें लिखी गई। विचार महाद्वीपों के आर पार फैलाने हेतु कोई ऐसी वस्तु हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में की जाती है। इस काल में उसे पहली बार प्रयोग में बच्चों लाया गया। उस समय रोम एक गणतंत्र था। रोम में कैसा शासन था? गणतंत्रात्मक शासन था। गणतंत्रात्मक शासन जैसा अभी हमने बताया था, प्रजा का शासन, उनके साथ साथ वहाँ पर एक राज्य का वैधानिक प्रधान होता है। रोम की सैन्य शक्ति ने सिकंदर के साम्राज्य का भाग रहे राज्य के मध्य व्यापार तंत्र स्थापित किया, अर्थात व्यापार को उन्होंने बढ़ावा दिया। शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य जूलियस सीजर के अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल गया। लातिनी साम्राज्य की मुख्य भाषा थी। कैसी भाषा थी इस राज्य की? लातिनी। लातिनी इस राज्य की प्रमुख भाषा थी बच्चों। तो रोम वासियों ने यूनानी संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव था। 4th शताब्दी ईसा पूर्व में जो है कॉन्स्टेंटाइन के ईसाई बनने के पश्चात इस साम्राज्य का लगभग ईसाईकरण हो गया, अर्थात यहाँ पर अधिकतर लोग ईसाई धर्म को उन्होंने अपना लिया, ईसाई धर्म को मानने लगे। रोमन साम्राज्य में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते राजा निरंकुश बन गए। इससे जन असंतोष बढ़ा। साम्राज्य के 2 वर्ग पैट्रिशियन और प्लेबियन थे। अब इसमें क्या था बच्चों? 6ठी शताब्दी में जो है राजा निरंकुश बन गया था, अपनी मनमानी पर उतर गया था। अब इसमें समाज के 2 वर्ग थे जिसमें भारी असंतोष हुआ बच्चों। उसमें क्या था? पैट्रिशियन कैसे थे? धनी थे, शक्तिशाली और राजनीतिक अधिकार प्राप्त वर्ग था। कौन सा? पैट्रिशियन वर्ग। कैसा था? एक ऐसा वर्ग था जो विकसित था, शक्तिशाली था और राजनीतिक दृष्टि से अधिकार प्राप्त थे उसके पास। इसके बाद दूसरा जो वर्ग था बच्चों प्लेबियन, निर्धन था और राजनीतिक अधिकारों से उसको वंचित रखा गया था। तो ये यूनानी जो सभ्यता है, यूनानी काल की जो हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें 2 प्रकार के वर्गों का उदय हुआ था। प्लेबियनों पर अनेक प्रकार के अत्याचार होते थे। पैट्रिशियन भी राजा का बढ़ती हुई निरंकुशता जो थी उससे त्रस्त थे। इसलिए दोनों वर्गों ने बच्चों 509 ईस्वी में राज सत्ता को समाप्त कर दिया, अर्थात राजा के शासन को उन्होंने समाप्त कर दिया। पूर्व में साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत ही जनजातियों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। जैसे भारत में भी आप जानते हैं जनजातीय एक ऐसा है जाति भारत में मानी जाती है जो भारत के मूल निवासी रहे हैं, और अब कहाँ पर वो निवास करते हैं? वो सीमावर्ती राज्यों में बच्चों निवास करते हैं। तो शताब्दी और 15वीं शताब्दी के मध्य पूर्व रोमन साम्राज्य को अधिकांश भूमि पर अरब साम्राज्य ने अधिकार कर लिया था। इसे मोहम्मद साहब के अनुयायियों द्वारा स्थापित किया गया था। इस क्षेत्र के व्यापारिक तंत्र एवं समृद्धि के अनेक तुर्क जनजाति आकर्षित हुए। इन्होंने शहरों पर आक्रमण करके उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया था, जिसमें से चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारियों का नाम विशेष रूप से बच्चों आता है। तो व्यापारिक तंत्रों संसाधनों के नियंत्रण की अभिलाषा के क्षेत्र में आक्रमणकारी जो थे वे आकर्षित हुए और उन्होंने भारत और चीन जैसे देशों से संबंध जो है बच्चों का लाभ उठाने के लिए वो आतुर थे। सभी ने व्यापार को स्थिरता देने के लिए वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास भी किया, अर्थात व्यापार को बढ़ावा दिया और
जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको स्थापित करने में, उसको विकसित करने में भी योगदान दिया। कुछ समय पश्चात इस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं, जिसमें फारसी, यूनानी, लातिनी और अरबी महत्वपूर्ण हो गई थी। जो प्रारंभ में केवल लातिनी भाषा थी वो बाद में क्या हो गई, फारसी हो गई और यूनानी भी हो गई। यह भी इतिहास के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि शासक चाहे आक्रमणकारी ही क्यों न हो, उनकी भाषा व संस्कृति का प्रभाव अवश्य सभी पर पड़ता है। तो ये सभी साम्राज्य बहुत स्थिर नहीं रहे। इसका कारण यह था कि विभिन्न क्षेत्रों के संसाधनों को लेकर ये आपस में लड़ते रहते थे। तो जो राजा थे वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, जिसके कारण जो संसाधन हैं उनका सदुपयोग नहीं हो पाया था। जैसा कि धर्म युद्धों में देखने को मिलता है, 1291 में मामलकों ने फिलिस्तीन पर अधिकार कर वहाँ जो है ईसाइयों को वहाँ से खदेड़ दिया था। चंगेज खान के नेतृत्व में पशुचारी लोगों ने एक लंबे समय तक साम्राज्य कायम रखा। पशुचारी अर्थात जिनको हम खाना बदोश के नाम से भी जानते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, आते जाते रहते हैं। ऐसे धर्म जो विभिन्न भाषा बोलने वाले निर्जातीय उत्पत्ति के लोगों को आकर्षित कर सकते थे, विशाल साम्राज्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। तो यह ईसाई व इस्लाम धर्म के विषय में सत्य प्रतीत होता है। आगे बच्चे चर्चा करेंगे 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। अभी हमने कुछ साम्राज्य जिसमें यूनानी, ईरानी आदि के बारे में चर्चा की। अब जानेंगे रोम साम्राज्य कैसा था। रोम साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था। इसके अंतर्गत आज अधिकांश यूरोप, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग सम्मिलित किया जाता है या आता है या इसके अधीन है। तो यह साम्राज्य अनेक स्थानीय संस्कृतियों, भाषाओं के वैभव से बच्चों संपन्न था। अर्थात कैसा था, वैभवपूर्ण था। उसकी जो हम चर्चा करेंगे, हमें उसकी जानकारी कैसे प्राप्त होती है बच्चों, यहाँ पर स्त्रियों की दशा अच्छी थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि यदि स्त्रियों की दशा किसी भी साम्राज्य में अच्छी है तो वह वैभवपूर्ण अवश्य रहा होगा। तो रोम साम्राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ दास श्रम के बल पर भी चलती थी। इसके अलावा कैसी प्रथा थी बच्चों, रोम साम्राज्य में दास भी पाए जाते थे, दास रखे जाते थे। इसके अलावा दासों को कृषि करना, निर्माण कार्यों में भी लगाया जाता था। दासों से कृषि कार्य बच्चों रोमन साम्राज्य में कराया जाता था। इनके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया जाता था, अर्थात एक ऐसा कार्य है जो मानव जाति के साथ नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा कार्य भी उनके साथ किया जाता था। रोम के इतिहासकारों के पास बच्चों विशाल स्रोत सामग्री का भंडार है। इनमें पाठ्य सामग्री, प्रलेख, दस्तावेज, भौतिक अवशेष आदि सम्मिलित हैं। पाठ्य स्रोतों में समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास है। दस्तावेज स्रोत प्रमुख रूप से उत्कीर्ण अभिलेखों या पैरापाइस पेड़ के पत्तों पर लिखी गई पांडुलिपियों के रूप में मिलते हैं। पांडुलिपि क्या होती हैं बच्चों, जो हाथ से लिखी गई रचनाएं होती हैं। हाथ से लिखी जो रचनाएं हैं, लिखे गए लेख जो हमें प्राप्त होते हैं बाद में, वो क्या है, हस्तलिपि जो है पांडुलिपियाँ कहलाती है। तो उत्कीर्ण अभिलेख पत्थरों पर खोदे जाते थे, अर्थात जो सूचनाएं थी वो पत्थरों के माध्यम से भी स्पष्ट की जाती थी, जो भारी मात्रा में यूनानी और लातिनी भाषा में लिखी गई हैं। एक पैरापाइट्स नाम का एक सरगंडा या पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे होता था। इससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी, अर्थात उससे लिखने का कार्य किया जाता था। इनका दैनिक जीवन में व्यापक प्रयोग किया जाता था। हजारों की संख्या में संविदा पत्र, लेख, संवाद एवं सरकारी दस्तावेज आज भी पैरापाइस पत्र पर लिखे हुए पाए गए हैं, अर्थात प्राप्त हुए हैं। कहाँ से बच्चों, जो उस क्षेत्र के देश हैं जिसमें रोमन साम्राज्य प्रमुख रूप से है। तो भौतिक अवशेषों में क्या क्या हमें प्राप्त हुआ है बच्चों, इमारतें, स्मारक और मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पच्चीकारी के सामान आदि
उस समय के रोमन साम्राज्य के इतिहासकारों को अर्थात पुरातत्वविदों को प्राप्त हुए। यह उनकी योग्यता पर निर्भर करता है। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक 630 ईस्वी के दशक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका एवं मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में दो शक्तिशाली साम्राज्य रोम और ईरान का शासन था। ये लोग क्या था बच्चों? ये लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे, आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते थे, एक दूसरे साम्राज्य के बिल्कुल भी समीप नहीं थे। इनकी भूमि क्या संकरी थी और कहाँ तक फैली थी? फरात नदी के किनारे जो है दोनों साम्राज्य बच्चों फैले हुए थे। तो रोमन एवं ईरानी साम्राज्य में ताज चीन या बृहत्तर चीन के अधिकांश भाग को आपस में बांट कर रखा गया था। इन साम्राज्यों की भिन्नता भी थी। यह बच्चों क्या था कि विशाल साम्राज्य के अंतर्गत निवास करने वाले सभी जो थे सम्राट वो रोमन साम्राज्य की प्रजा के समान थे, अर्थात जो वहाँ की प्रजा थी वो राजा के लिए जो है अपने पुत्रवत समान थी। रोम के विपरीत ईरान के पार्थियन और सनानियों ने जिन लोगों को शासन किया उनमें अधिकांश ईरानी ही थे। अतः ईरानी साम्राज्य रोम जैसा विविधतापूर्ण नहीं था, अर्थात रोम के साम्राज्य में हमें अधिक विविधता दिखाई देती है, जबकि पार्थियन में या ईरान में ऐसा नहीं दिखाई देता है। यूरोप एवं अफ्रीका के महाद्वीप एक समुद्र द्वारा एक दूसरे को अलग करते रहे हैं, जो पश्चिम के स्पेन से लेकर सीरिया तक बच्चों फैला हुआ था। इस समुद्र को भूमध्य सागर कहा गया है तथा उन दिनों रोम साम्राज्य का हृदय था। रोम का भूमध्य सागर एवं उत्तर दक्षिण की दोनों दिशाओं में सागर के आसपास स्थित जो प्रदेश थे उन पर उनका आधिपत्य था। और उत्तर में जो विशाल साम्राज्य था बच्चों उसमें दो महानदियों के नाम आते हैं, राइन और डेन्यूब। इससे हमें जो दक्षिण का सहारा मरुस्थल है, रेगिस्तान है, उसकी जो साम्राज्य है वहाँ तक फैला हुआ था। तो रोम साम्राज्य एक विस्तृत था, काफ़ी क्षेत्र में, एक विस्तृत क्षेत्र में बच्चों फैला हुआ था। वहीं पर कैस्पियन सागर, अरब सागर का एक समूचा इलाका है जो कभी कभी अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी ईरान के नियंत्रण में थे, अर्थात ईरान का साम्राज्य अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों तक भी बच्चों फैला हुआ था। तो इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया कि ईरान और जो रोम है उसका साम्राज्य कहाँ तक फैला था, कौन कौन सी नदियाँ उसको विभाजित करती थी। इसके आगे वाली नेक्स्ट हमारी क्लास में हम बच्चों अध्ययन करेंगे साम्राज्य का आरंभिक काल। धन्यवाद।